हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो CSIR नेट, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और अदर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम लोग जैसे काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि प्रोटीन का डायनेमिक नेचर होता है, लिपिड का डायनेमिक नेचर होता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, कहीं किसी सिग्नलिंग में या फिर कोई जैसे रिसेप्टर इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको सेकंड मैसेंजर के फॉर्म में भी दूसरी प्रोटीन वहां पे आ रही है। साइटोसोल के अंदर भी काफी सारी प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके रह रही है और कुछ प्रोटीन स्टैटिक हैं, कुछ प्रोटीन वहां पे लिपिड रैप्ट के फॉर्म में या फिर साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड करके रहती हैं। तो इस तरह से हम लोग काफी सारी प्रोटीन के बारे में बोलते हैं कि ये सारी नेचर होता है, प्रोटीन का डायनेमिक नेचर होता है। तो ये किस बेस पे बताया गया, किस बेस पे बोल सकते हैं कि डायनेमिक नेचर होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है और उस टेक्निक को बोलते हैं फ्लूरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटोब्लीचिंग। तो इसके अंदर प्रूव किया जाता है कि किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं उसमें मूवमेंट प्रेजेंट रहता है और उसका डायनेमिक नेचर होता है। सो आज हम लोग उसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लूरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ओके, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फ्लूरोसेंट, कुछ फ्लूरोसेंट टैग करेंगे, उसके बाद कोई रिकवरी होगी वापस से फ्लूरोसेंस की, और आफ्टर फोटो ब्लीचिंग मीन्स कोई ना कोई फोटो ब्लीचिंग की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फ्लूरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक has been used to study the lateral diffusion of lipid in membranes. Which of the Frey responses below represent the least fluid membrane? तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और अगर नहीं दे सकते हो तो ये वीडियो आपको देखने के बाद आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSI नेट के अंदर और BARC के अंदर भी। BARC के अंदर टेक्निक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इसको, इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज किया था लेटरल डिफ्यूजन, लिपिड का जो लेटरल डिफ्यूजन होता है, जैसा कि हम लोगों ने मूवमेंट के टाइम देखा था कि लिपिड क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेटरली डिफ्यूज होती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आउटर सरफेस में। तो वो कहीं पे भी जा सकती है, इस तरह से लेटरली डिफ्यूज होती है। तो लेटरल मूवमेंट को हमने किस तरह से डिस्क्राइब किया कि यहाँ लेटरल मूवमेंट प्रेजेंट है, तो उसको प्रूव करने के लिए ये टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर प्रेप कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी प्रोटीन डायनेमिक्स, प्रोटीन के डायनेमिक्स को भी इसमें स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा भी साइटोसोल के अंदर भी कोई प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है उसको भी देखा जाता है प्रेप टेक्निक के द्वारा। ओके, देन इसमें क्या किया जाता है, एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग पर्टिकुलर रीजन को लेके उसको फ्लूरोसेंटली टैग्ड कर देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप देख के अंदर देखा जाता है बेसिकली कि उसके अंदर फ्लूरोसेंस दिखाई दे रहा है या नहीं। तो फ्लूरोसेंस अगर दिखाई दे रहा है तो फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, फोटो ब्लीच किया जाता है। तो फोटो ब्लीच करेंगे, फोटो ब्लीचिंग का मतलब क्या है, उसमें फेडिंग इफेक्ट आ जाएगा और कलर वहां से लॉस्ट हो जाएगा। कलर लॉस्ट होने के बाद में अगर वहां पे कोई भी मूवमेंट या डायनेमिक नेचर नहीं है तो वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां पे थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वापस से कलर दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो इससे प्रूव होता है कि क्या मेम्ब्रेन की जो लिपिड और प्रोटीन वो क्या है, डायनेमिक नेचर की है। ओके, तो Fred can also be used to study protein dynamic outside the membrane. A region of interest with the cytoplasm or cellular structure within the cell can be monitored. तो साइटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर भी किसी भी रीजन के अंदर डायनेमिक देखना हो किसी मॉलिक्यूल का, वो भी हम लोग
देख सकते हैं फ्रेप टेक्निक के थ्रू। So typically the protein of interest is made fluorescent by expression as green fluorescent protein। तो वहाँ पे जो फ्लूरोसेंट टैग किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन को टैग किया जाता है। ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन है, एक फ्लूरोसेंट प्रोटीन है जिसको क्लोन किया गया था एक जेलीफिश से। जेलीफिश कौन सी है? एक्वेरिया विक्टोरिया। तो एक्वेरिया विक्टोरिया नाम की एक जेलीफिश थी, उससे वो क्या करती है? फ्लूरोसेंट शो करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो उसके जीन से फ्लूरोसेंट प्रोटीन वाली जो जीन थी उसका क्लोन बना के क्या किया? फ्लूरोसेंट प्रोटीन क्लोन की गई। उसके बाद इसको टैग्ड किया जाता है हमारी जो भी इंटरेस्टेड पार्ट होता है, इंटरेस्टेड प्रोटीन होती है उस पर। ओके, तो इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है टेक्निक्स के अंदर। एंड अगर अनदर कोई भी टैगिंग प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या लिगेंड को भी हम लोग क्या करते हैं? टैग करके वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कोई एंटीबॉडी है उसको भी हम फ्लूरोसेंटली टैग करके वहां पे डाल देंगे ताकि वो क्या करेगी? जो जिससे बाइंड हो सकती है उस प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो जाएगी और उसको क्या करेगी? फ्लूरोसेंस प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरह से ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन से उसको टैग्ड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फोटो ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड विद कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे फोटो ब्लीचिंग किसके थ्रू की जाती है? एक हायर बीम की जो लेजर रेज होती हैं, लेजर बीम होती है, उसको यहाँ पे डाला जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ पे फोटो ब्लीचिंग हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकती है या फिर कोई पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकती है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है या फिर कोई लिपिड मॉलिक्यूल है। सो अगर उसके बाद इसको क्या किया? ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन के साथ टैग्ड किया। ये ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन टैग्ड है। तो यहाँ पे सारे रीजन में क्या दिखाई देगा? हमें फ्लूरोसेंस दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? वहां पे ब्लीचिंग की गई लेजर बीम से। इस जगह पे ये ब्लीच्ड रीजन है। उसके बाद इसको अगर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद, जैसे 40 मिनट 30 मिनट के बाद देखा जाता है तो इसमें वापस से रिकवरी देखी जाती है। तो ये रिकवरी किसकी वजह से हुई? क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक नेचर था, ये प्रोटीन इधर से इधर आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पे वापस से ये फ्लूरोसेंस वाली प्रोटीन नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये तो ब्लिस्ड रीजन था। यहाँ की जो फ्लूरोसेंस है वो तो गायब हो चुकी थी, लेकिन प्रोटीन के और लिपिड के डायनेमिक नेचर की वजह से यहाँ पे क्या होगा? वापस से फ्लूरोसेंस दिखाई देने लग जाएगा। इसको इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसमें इंटेंसिटी ऑफ फ्लूरोसेंस दिया हुआ रहता है और टाइम के साथ साथ उसकी फ्लूरोसेंस इंटेंसिटी में क्या क्या चेंजेस आता है। तो फर्स्ट इसमें यहाँ तक क्या था? फ्लूरोसेंस दिखाई दे रहा था, और जैसे ही हमने ब्लीच किया फ्लूरोसेंस बिल्कुल ड्रॉप हो गया, बिल्कुल कम हो गया यहाँ पे। उसके बाद वापस धीरे धीरे क्या होता है? रिकवरी होती है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये जो पहले जो फ्लूरोसेंस दिखाई दे रही थी उससे थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है, कम रिकवरी होती है। तो इसका क्या रीजन है? मेनली इसका ये रीजन है कि जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे? प्री ब्लीच सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच से पहले इस तरह से दिखाई दे रही थी, और ये पोस्ट ब्लीच सीक्वेंस। तो इसका मेन रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल प्रोटीन थी या मोबाइल लिपिड थी वो क्या करेगी? वापस से रिकवर हो जाएगी। लेकिन हो सकता है उस ब्लीचिंग वाले रीजन में कुछ ऐसी प्रोटीन भी प्रेजेंट हो जो क्या हो? इमोबाइल हो। तो ये फ्रैक्शन किसकी वजह से आता है? इमोबाइल। ये इमोबाइल फ्रैक्शन किस वजह से आता है? कुछ स्टेक्ड प्रोटीन की वजह से या स्टेक्ड लिपिड की वजह से। जो हो सकता है वहाँ लिपिड राफ्ट के अंदर प्रेजेंट हो, क्योंकि लिपिड राफ्ट वाली प्रोटीन और लिपिड के अंदर मूवमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके अलावा हो सकता है वो किसी इंटरनल साइटोस्केलेटन से अटैच्ड हो, जैसे फाइब्रोनेक्टिन हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रीन मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहती है। एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसके साथ फाइब्रोनेक्टिन अटैच्ड रहती है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स रहते हैं उसको अटैच्ड करवा के रखती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इमोबाइल फ्रैक्शन किस वजह से आएगा? कुछ इमोबाइल प्रोटीन की वजह से।
So in consequence, there are three different image sequences. The pre-bleach sequence with low laser power setting to have a reference value. इसको हम as a reference value यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे प्री ब्लीच वैल्यू थी। यहाँ पे बिना ब्लीच के कोई भी फ्लूरेसेंस दिखाई दे रहा था प्रॉपर सब जगह। तो इस वजह से इस तरह का ये ग्राफ दिखाई देता है। तो इसी ग्राफ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चंस, इसमें ग्राफ को इधर से इधर यहाँ कर देंगे और इधर से इधर डाइवर्ट कर देंगे। तो उसमें इस तरह से पूछेंगे कि अगर ये ज्यादा जल्दी से फोटो ब्लीचिंग जल्दी से रिकवरी हो रही, इसका मतलब वो कौन सी प्रोटीन है, या लिपिड है या फिर कैसी प्रोटीन है। तो अगर कोई पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उसकी क्या होगी, रिकवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो लिपिड के साथ अटैच्ड है और लिपिड में लेटरल मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो लिपिड के साथ अटैच्ड होगी वो भी मूवमेंट करेगी। तो जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जो स्टेक्ड प्रोटीन है वो क्या कर रहेगी, वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगी। थोड़ा उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से नीचे आएगा। और जो लिपिड है उसमें तो काफी ज्यादा मूवमेंट प्रेजेंट है, तो लिपिड का ग्राफ और यहाँ से जल्दी आएगा इस तरह से। ओके, तो उसमें इमोबाइल फ्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, सारी प्रोटीन और सारी लिपिड क्या है, मोबाइल फेज में है। तो इस तरह से ये टेक्निक है। और इसमें और ऐड कर सकते हैं कि द स्पीड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर साइज और विस्कोसिटी ऑफ एंड एनवायरमेंट एंड डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। ओके, तो उसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, एक तो उसके मॉलिक्यूलर साइज पे कि कितने वेट वाली प्रोटीन है या कितने वेट वाली, अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच्ड है या फिर कोई उसका पोलर हेड तो सेम ही रहेगा, लेकिन उस पर कोई बल्कि ग्रुप कितना प्रेजेंट है, कोलिन प्रेजेंट है या फिर इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है, इस तरह से उसमें अगर उसकी मोलिकुलर साइज ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, स्पीड और उसका रिकवरी थोड़ी स्लो होगी। ओके, और उसके अगर इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन है, कोई किसी भी मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट है, तो भी क्या होगा, उसमें रिकवरी थोड़ी धीरे होगी। सो देन फ्रेप टेक्निक को और किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट प्रोटीन लोकलाइजेशन की, प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है। हम लोग बोलते हैं कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन यहाँ सिंगल स्पेनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और बेंड थर्ड क्या है, मल्टीपल स्पेनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया, इस टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद डायनेमिक नेचर कितना है और इंटरेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स इन लिविंग सेल, उसका दूसरे अदर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोटीन के डायनेमिक नेचर को और लिपिड के डायनेमिक नेचर को। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द फ्लूरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू स्टडी द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन। ओके, फर्स्ट टाइम इसको लिपिड के लिए यूज किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि और विच ऑफ द फ्रेप रेस्पॉन्स बिलो रिप्रेजेंट लीस्ट फ्लूइड मेम्ब्रेन। तो लीस्ट फ्लूइड कौन सी होगी, ये जल्दी से रिकवरी करी, इट मीन्स ये क्या है, इजीली रिकवरी करी है, इजीली डायनेमिक नेचर है, इजीली मूव कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकती। इसके बाद ये भी इससे थोड़ा ज्यादा कर रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हैज बीन स्टडीड यूजिंग द फ्लूरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग technique is a cell under normal condition. Okay, and the following plot has been obtained under a different condition. When a signaling pathway is turned on, the protein bind to few other proteins and protein complexes in the plasma membrane. Okay, as a result its lateral diffusion coefficient is reduced and a significant fraction of the molecule of this protein are immobilized in large aggregate. Okay, how would you expect the Frappe curve to change under these new conditions?
The dotted line in each graph is original curve shown in comparison. Okay, so ये क्या है, डॉटेड ग्राफ क्या है, ये ओरिजिनल ग्राफ है और इसके बाद ये सारे ग्राफ दिए हुए हैं। तो इसमें से क्या बताया इन्होंने कि कोई ऐसे सिग्नलिंग पाथवे ऑन हो गया जिसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थी वो किसी अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में उसका जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो रिड्यूस हो गया और अदर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या हो गई, एग्रीगेट हो गई। तो इसमें कौन सा ग्राफ आना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो दिस इज अबाउट फ्रेप टेक्निक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे आंसर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।